लास्ट क्लास हम लोग क्या कर लिए थे, इसका इंट्रो कर लिए थे, एक छोटा सा रिकैप करते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्या था इस टॉपिक में? कभी भी कोई चैप्टर चालू करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस हेड में टैक्स होगा कि नहीं, उसके लिए क्या कंडीशन, बेसिस ऑफ चार्ज या चार्जेबिलिटी। तो इस हेड का क्या खास बात था कि कोई भी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग होगा ट्रांसफर होने पे कैपिटल एसेट्स के, तो कहां ट्रीट होगा, कैपिटल गेन में ही टैक्स होगा। यहाँ प्रॉफिट और गेन मींस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इनकम, हाँ या ना? ठीक। ट्रांसफर का मतलब क्या समझे थे? सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर पोसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट पार्ट परफॉर्मेंस, फिर ट्रांसफर मतलब हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट का मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉपर्टी नहीं दी है लेकिन एक तरह से उसके पास प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट जा रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड। फिर हम लोग पढ़े थे कैपिटल एसेट्स क्या होता है, याद है क्या बच्चों? कैपिटल एसेट मींस व्हाट? कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी आप बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। फिर कैपिटल एसेट्स FII के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो क्या होगा, क्या ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल एसेट्स ही ट्रीट किया जाएगा। यूलिप अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है 10D में या अदर सोर्स में और डीप में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो वो क्या हम लोग मानेंगे, कैपिटल एसेट्स मानेंगे। फिर पढ़े थे कि प्रॉपर्टी मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स राइट्स रिलेशन टू इंडियन कंपनी। राइट्स मतलब यहां पर क्या, कंट्रोल और मैनेजमेंट का भी बात हो रहा है। फिर क्या चीज था कि क्या चीज कैपिटल एसेट्स नहीं है, लिस्ट था। क्या चीज कैपिटल एसेट्स नहीं है? पर्सनल इमूवेबल जो प्रॉपर्टी, सॉरी मूवेबल, पर्सनल मूवेबल जो प्रॉपर्टी होगा वो, स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, पर्सनल इमूवेबल है तो कैपिटल एसेट्स ही होगा, हाँ या ना? फिर क्या पढ़े थे? अच्छा, पर्सनल होते हुए भी ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड एनी काइंड ऑफ आर्टवर्क आपका कैपिटल एसेट ट्रीट होगा, कैपिटल पर्सनल होते हुए भी, हाँ या ना? फिर एग्रीकल्चरल लैंड पढ़े थे, रूरल एरिया में है तो। अर्बन के लिए कुछ किलोमीटर वाइज और पॉपुलेशन वाइज हम लोग दायरा पढ़े थे 2, 6, 8 का ना। गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये सब क्या है, कैपिटल एसेट्स नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे कि अब आप पहले जान जाएंगे कैपिटल एसेट्स है और वो ट्रांसफर है, ट्रांसफर मतलब इनमें से कोई, इनमें से कोई, तो फिर उस पे जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। कैपिटल गेन मींस पॉजिटिव या निगेटिव, तो वो या तो शॉर्ट टर्म हो सकता है या तो लॉन्ग टर्म हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या था आपका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेल वैल्यू माइनस ट्रांसफर प्राइस, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट सेल कंसिडर। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ले वही चीज अगर लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, और इसके ऊपर हम लोग एक बुजुर्ग अमन चचा का एग्जांपल लिए थे, 53 एज के थे वो, याद आ रहा है क्या? क्यों इंडेक्सेशन दे रहे थे, बाल बच्चा भी नहीं पूछ रहा था इनको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछने आ गया, टैक्स लेने आया था, याद है? क्यों लेते हैं इंडेक्सेशन? कि आज के डेट में पहले आप जो पैसा लिए थे उसका क्या वैल्यू है, उसको इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए। कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, कैसे डिसाइड होता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। क्यों बच्चों, ठीक है। लिस्टेड शेयर सिक्योरिटी यूटीआई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए क्या था, 12 महीना, अप टू 12 महीना है तो शॉर्ट टर्म, एंड उससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। फिर अनलिस्टेड शेयर लैंड बिल्डिंग के लिए क्या था, 24 महीना था, और अदर कोई भी एसेट्स है तो 36 महीना था। विथ इफेक्ट फ्रॉम 23/7/24 सबके लिए क्या है, कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स है जो ऑलवेज ट्रीट किया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही, हाँ या ना? ठीक है, शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करेंगे उसको। क्या क्या था सर, ये पीजीबीपी से इंटर रिलेटेड है, पीजीबीपी में कहिए थे डेप्रिसिएशन जो टॉपिक था उससे, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो आपका एसेट्स है, डेप्रिसिएबल जो एसेट्स है वो अगर आ रहा है आपका गेन हो रहा है तो शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, हाँ या ना? फिर सेक्शन 50AA में था कि अगर यूनिट लिंक डिवेंचर है
और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो क्या था ये, देखो यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड में 65-90% का था, मैट में आपको दिखाए थे क्या, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, डेप्थ फंड का बात हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑलवेज होगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या था, अगर प्रॉपर्टी 1/4/2001 के पहले एक्वायर किया गया है तो इंडेक्सेशन क्या होगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, इंडेक्सेशन तो 100 लेंगे बेस, कॉस्ट क्या लेंगे उस दिन, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। इंप्रूवमेंट उसके पहले का क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और ये एक एग्जांपल हम लोग कवर किए थे, याद है क्या ना, टॉपिक समझ में आ रहा है। पहले वाला में तुम बीच में था, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा था, अभी समझ में आ रहा है ना। भी अगर आप कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स क्या होता है, डिफाइन किया हुआ है। इनकम टैक्स पढ़ने का यही तरीका है, जो बोला है वही है, आपको अज्यूम नहीं करना है कुछ भी। तो कैपिटल एसेट मतलब जो बोला है वही, अगर वो ट्रांसफर हो रहा है और उसके ऊपर प्रॉफिट और या फिर निगेटिव इनकम अराइज हुआ है, गेन हुआ है, तो वो क्या करेंगे हम लोग इस हेड में दिखाएंगे। एग्जाम्पल लिए थे कि मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो 93-94 में 93-94 में खरीदा था। वो तुरंत आपके मन में याद आना चाहिए कि 1/4/2001 के पहले अगर है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, जो उस दिन 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल प्राइस व्हिचएवर इज हायर है वो लेंगे। तो तुम अपने आप को समझ, 93-94 में कोई एसेट्स खरीदा था 20,000 में, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को 1,10,000, आप स्पेंड किए हैं कुछ रुपया, आप 95-96 में क्या खर्चा किए, इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर, रिपेयर पे बढ़िया से बनवाया होगा घर को 40,000 रुपया, एंड क्या 1,00,000 रुपया 8-9 में के दौरान किया। तो अभी बताए, ये लास्ट क्लास हो चुका था, इग्नोर करेंगे 1/4 के पहले का, 2001 के पहले का अगर इंप्रूवमेंट है तो इग्नोर करिए, तो ये तो इग्नोर हो जाएगा, हाँ या ना, लेकिन इसको लेंगे। तो देखो क्या हुआ था, सेल कितना में किए थे, 19,50,000, ब्रोकरेज था 25,000, ठीक है। तो 19,50,000 सेल कंसिडरेशन माइनस 25,000 आ गया, 19,25,000। इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिए हैं, देखो कॉस्ट क्या लिए हैं, 1,10,000, खरीदे तो 20,000 में थे, दोनों में जो हायर होगा 1/4/1 के पहले का प्रॉपर्टी है। सर अगर इसके बाद का होता तो भाई जो खरीदे हैं वही दाम लेते, ये केस सिर्फ पहले के लिए है, या सर नो, समझ गए क्या, हाँ सर समझ गए। आज हम लोग बेसिकली अब आगे के टॉपिक में मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग टॉपिक में बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, सेक्शन 45(1)(a), ठीक है। As per this section, any compensation received from insurance company for specified damage। देखो क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर के डेफिनेशन में आप क्या पढ़े हैं, एक्सटिंग्विशमेंट पढ़े हैं ना। तो क्या होता है, राइट, प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो रहा है, राइट आपका, आप अपना राइट खत्म कर दिए, किसी और को दे दिए, आपका क्या हो रहा है, राइट वहां से खत्म हो रहा है। इंश्योरेंस क्लेम के बंदे, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्लेम से कोई पैसा मिला तो प्रॉपर्टी भी तो नहीं बचा। तो ये केस बीच में आया था, उससे रिलेटेड है। फिर बाद में ये सेक्शन ऐड हुआ इस सेक्शन में, चैप्टर में 45(a). क्या हो रहा है कि अगर नेचुरल कैलामिटीज, राइट, सिविल रिस्ट्रिक्शन या फायर एक्सीडेंट, एनिमी अटैक, ये स्पेसिफाइड कॉजेज है, स्पेसिफाइड कॉजेज है, इन कारणों से आपका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुआ है और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, ठीक है। तो क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज, वो इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस शैल बी ट्रीटेड एज क्या, ट्रांसफर, ठीक है ना, टैक्सेबल ट्रांसफर है, यस और नो। सुनिए क्या, जैसे मान ले विवेक का मुर्शिदाबाद में कोई प्रॉपर्टी था, स्वाहा हो गया, कुछ शरीफ लोग आए, ढेला फेंके और फूक फाक दिए, गया, दंगे में चला गया घर। इंश्योरेंस करा के रखे थे, इंश्योरेंस में क्या मिला इनको, पैसा मिला, क्या मिला, पैसा मिला, तो अच्छा खासा पैसा मिला है। तो बताइए वो पैसा टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर क्या बोलता है ये सेक्शन, होगा। डन बच्चों, सुनिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अरे सम्स कर रहे हैं तो हमें जब भी टैक्स निकालना है
तो ये हो चाहे ये हो, केस पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करेगा। तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, पहला सवाल यही है बच्चों, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा इस केस में। तो क्या होगा बताइए, जो कंसिडरेशन मिला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, जो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, हाँ या ना। आगे बढ़े, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगा, टैक्स कब लगेगा भाई, फुकाया घर कभी, और कंपेंसेशन 1 साल 2 साल बाद भी तो मिल सकता है, प्रोसेस चल रहा। तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन होगा, कब होगा, कब लिया जाएगा, व्हेन कंपेंसेशन रिसीव मींस प्रीवियस ईयर इन विच कंपेंसेशन रिसीव। डन। अब आते हैं, अगर लॉन्ग टर्म वो कैपिटल एसेट्स हुआ तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, यस और नो। शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं होता, लॉन्ग टर्म में होता है। तो इंडेक्स का बेनिफिट, प्रॉपर्टी जला था 2023 में, क्लेम मिल रहा है मान लो इंश्योरेंस से 2024 के दौरान, मतलब चेंज हो जाए, 23-24 में आग लगा था, 24-25 में क्लेम मिल रहा है आपको, तो टैक्सेबिलिटी का ईयर क्या होगा, 24-25, हाँ या ना। ये प्रीवियस ईयर होगा। इंडेक्सेशन कब का लेंगे, अरे अगर आप इंडेक्सेशन का फॉर्मूला देखें तो इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर लेते हैं, ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा मानेंगे, 24-25 मानेंगे। एक्विजिशन का तो कोई खेला ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या बोला, देखिए क्या है, ट्रांसफर लिखे हैं कि क्या लिखे हैं, समझ में आया, 23-24। इस एग्जाम्पल में पीछे वाला लेंगे, जब एक्चुअल में क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। डन बच्चों, यही ध्यान देना था आपको, ठीक है। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ गया क्या, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर स्पेसिफाइड कॉजेज नहीं है, अदर देन स्पेसिफाइड कॉजेज है, तो फिर वो मतलब टैक्सेबल नहीं है। जो स्पेसिफाइड कॉजेज बोला हुआ है उसी के लिए होगा, ठीक है। आइए एक बार आपके मैट का देख लेते हैं इससे। ये रहा, फ्लड, टाइकून, हेरिकन, ये सब पूरा लिख दिया हुआ है, ठीक है। स्पेसिफाइड नहीं है तो देखो क्या बोल रहा है, अगर क्लेम नहीं मिला है तो फिर गेन भी नहीं है। अरे क्लेम ही नहीं मिला, स्वाहा हो गया, तो गेन भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोई बोलने का बात नहीं था, ठीक है। अब इसके ऊपर सम्स इधर तो नहीं है, हम लोग सम्स ले लेते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हम लोग इस पे एग्जाम्पल ले लिए, देख ले ऑन है, हाँ। तो हम लोग इस पे एग्जाम्पल कर लिए, 45 1A पे एग्जाम्पल कर लिए। अब एक और टॉपिक है उसको देख लेते हैं, 45 2, ठीक है। क्या है ये, बहुत लोग टैक्स चोरी करने के लिए, हम लोग जब ट्रांसफर कल पढ़ रहे थे टॉपिक, उसी समय थोड़ा बहुत इंट्रो इसका समझाए थे, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। बहुत लोग क्या करता है, टैक्स चोरी करने के लिए अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना लेता है। तो यहां क्या होगा, बिजनेस का एक्सपेंस माइनस करने मिल जाएगा, तो आप और उसको कम कर सकते हैं, टैक्स चोरी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत लोग क्या करता था, अपने कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट कर देगा स्टॉक इन ट्रेड में। तो ये प्रोविजन इसी चीज को क्या करता है, टैक्सेबिलिटी के ब्रैकेट में लाता है, ठीक है। अब आओ पढ़ते हैं क्या बोले, कि जब भी ऐसा कोई केस होगा तो कैपिटल गेन तो होगा ही होगा, कैपिटल गेन तो होगा ही होगा, एज वेल एज बिजनेस इनकम भी होगा। क्यों बच्चों, हाँ या ना, क्योंकि आप कन्वर्ट कर लिए, कन्वर्ट किए तो वो माना जाएगा क्या, वो कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस मान लिया जाएगा ट्रांसफर, तो वहां से जो आएगा वो क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन। फिर जब आप बेचेंगे उसको तो फिर पीजीबीपी में दिखाएंगे, दोनों चीज है, ठीक है ना। सर कन्वर्ट किए तो कुछ तो पैसा तो आया नहीं है, तो वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, समझते हैं। सुन लिए क्या, आपके पास घर में पड़ा था ज्वेलरी, आप ज्वेलरी बिजनेस में उतर आए, ठीक है। तो ज्वेलरी बिजनेस में उतर आए हैं, तो आप जो मान ले ज्वेलरी था इसके पास 5 लाख का खरीदा था ये, और कन्वर्ट हो गया है, इसको स्टॉक बना दिया ये, ठीक है, स्टॉक बना दिया। तो लॉ क्या बोलता है, ये कन्वर्जन क्या हो जाएगा, कन्वर्जन क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट्स
तो ये टैक्सेबल होगा, यस और नो? सर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? ये 5 लाख में खरीदा था, आज क्या है? कुछ तो होगा, उसी पे बात करना है हम लोग, ठीक? नोट क्या लिखा हुआ पढ़ लेते एक बार। बोथ कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड या ट्रांसफर। सोल्ड या ट्रांसफर कन्वर्ट किए हैं 2000 मान लो 22 में, कन्वर्ट किए कब? 2022 में, लेकिन इस माल बिका है मेरा, सजाया हुआ था शोरूम, ये मेरा 24 में, 24-25 के दौरान। बताइए टैक्स कब लगेगा? टैक्स कब लगेगा? यहां जवाब दिया हुआ है, इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, जब बेचे। कन्वर्ट का बात नहीं हो रहा है, सोल्ड या anyway जो भी है, सोल्ड ही, सोल्ड का बात हो रहा है, जब आप बेचेंगे। समझ गए क्या? कन्वर्ट का बात नहीं हो रहा है, जब आप बेचेंगे। कन्वर्ट भले भाई इसमें इनकम टैक्स के नजर में है, वो चुपचाप देख रहा होगा हाथ बांध के, कन्वर्ट कर लिया ना, ठीक है हम बैठे हुए, बैठा है धप्पा, जैसे ही बेचोगे तो। डन बच्चों? अब इसको दो पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, कैपिटल गेन का पार्ट एंड बिजनेस इनकम का। पहले कैपिटल गेन का बात करते हैं। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगा? जब एसेट बिका है, कन्वर्ट नहीं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ, जिस दिन कन्वर्ट किए उस दिन उसका क्या फेयर मार्केट वैल्यू था। यानी इस एग्जांपल में ये जो 5 लाख का ज्वेलरी हम कन्वर्ट किए हैं, उसका 22 में उस दिन क्या वैल्यू था। मान ले चल रहा है 5 लाख बोल रहे हैं ना, तो 9 लाख चल रहा था एग्जाम्पल में, इसलिए तो वैल्यू क्या? आज जिस दिन बेच रहे उस दिन वैल्यू, सर मान लीजिए 12 लाख हो गया, तो इससे कोई लेना देना है क्या? इससे लेना, जिस दिन कन्वर्ट हुआ है उस दिन उसका क्या वैल्यू है वही, लेकिन टैक्स कब होगा? जब आप बेचेंगे, है ना? ओके सर, ओके। और इंडेक्स बेनिफिट भी कब तक का मिलेगा? कन्वर्जन, यानी जब इंडेक्स ले रहे होंगे इसको, माने आप मानेंगे क्या? मानेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्या मानेंगे? 9 लाख, यस और नो? किसी को दिक्कत? नहीं सर, कोई एक्सपेंडिचर नहीं मान रहे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं अगर, तो क्या लेंगे आप? 5 लाख पे इंडेक्स ईयर का, यहां पर क्या होगा? कन्वर्जन वाले ईयर का। यहां पे इंडेक्स किसका होगा? कन्वर्जन वाला। और यहां पर जब एक्वायर किए थे एक्विजिशन वाला, हाँ या ना? सर समझ गए, समझ गए। अब आइए बिजनेस इनकम में, जब आप बेचेंगे तो जितना में बेचे वो माइनस कॉस्ट क्या हो जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन, यही तो यहां पे टैक्स लिए, तो वही तो यहां पे कॉस्ट होगा, हाँ या ना? देख लीजिए इस चीज को, पहले देख लीजिए। अरे आपको प्रॉफिट कितना हुआ फिर से देख लो। 9 लाख का एसेट था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 9 लाख पे टैक्स लगाया ना। आगे जाके विवेक इसको बेच रहा है 16 लाख में, तो भाई प्रॉफिट इसमें कितना का हुआ? 9 लाख का माइनस कर लो, यही तो कॉस्ट हुआ ना, तो कितना हो जाएगा? 7 लाख हुआ। ये बोलना चाह रहा है, बिजनेस इनकम होगा, ये उसका कॉस्ट हो गया, ज्वेलरी का कॉस्ट हो गया। उस बिजनेस के लिए तो ये कॉस्ट होगा ना, बिजनेस इनकम मान लिया जाए। 5 लाख नहीं होगा, कन्वर्जन वाला कॉस्ट होगा इसके बिजनेस में। भाई ये तो 9 पे टैक्स दिया ना, तब उसके लिए तो कॉस्ट 9 हो गया ना, समझ रहे बात? तो ये 5 लाख से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? समझ गए? एक एग्जाम बोलो। हाँ, तुम बुद्धि लगा के बचा रहा था, तो बुद्धि लगाओगे तो बुद्धि पे बुद्धि लगेगा। ऐसे चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर एक्स कन्वर्ट हिज एक्स कन्वर्ट कैपिटल एसेट, एक्वायर कब किया है? 10 जून को 2006 में 60,000 में, इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन मार्च 10 24 को। द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अबव कन्वर्जन वाज, कन्वर्जन के दिन उसका क्या फेयर वैल्यू था? 5,50,000। ही सब्सिक्वेंटली सेल द स्टॉक सो कन्वर्टेड फॉर 6 लाख। आपको इसका डिस्कस करना है
टैक्सेबिलिटी क्या होता बताओ। पहले ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होता, जब सोल्ड हुआ है। कब सोल्ड हुआ है बोलो? 10 जून को हुआ है। कन्वर्ट कब किए थे? मार्च में किए थे। तो मार्च मतलब 23-24, हाँ या ना? देखो कन्वर्ट कब किए? स्टॉक इन ट्रेड में। तो ये 24-25 में 23-24 में कन्वर्ट हुआ है, हाँ या ना? और बेचे कब है सर? 24-25 में बेचे है। किसी को डाउट है क्या इस बात पे? नहीं है ना? ये पूछ रहा है तुम हमसे कब कन्वर्ट किया है? हाँ 10, तो 23-24 कब चालू होगा? इधर देख ले, देख ले, 31 मार्च 24, तो इसी के अंदर है क्या ये डेट? 10 मार्च किसके अंदर है? इसी के दायरे के अंदर हुआ ना, यही ना ईयर हुआ प्रीवियस। हाँ बेचा कब है? 10 जून को बेचा है। 10 जून मींस 1/4/24 से चालू हुआ होगा ईयर। 31/3/25 ये बताने का दरकार नहीं है यार, ये भी बताना पड़े। तो इसका लिए ये प्रीवियस ईयर ये, हाँ या ना? आगे बढ़ते। अब आपको ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी यही आ जाएगा, प्रीवियस ईयर। अगर कैपिटल गेन का बात करें तो क्या होगा सर? कैपिटल गेन का फेयर मार्केट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे? कन्वर्जन वाले दिन उसका दाम कितना था? 5.5 लाख, हाँ या ना? और आप 60 में खरीदे थे, तो इसका मतलब आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अप्लाई कर लीजिएगा। 60,000 इंटू कब ये वाला कन्वर्जन वाला समय में क्या था? खरीदे कब थे? 6 में खरीदे थे। 6 का इंडेक्स बता दो। 5-6 का, 5-6 नहीं, 6 को है ना, तो 6-7 हो जाएगा। देख लो कब बेचे है, सॉरी 10 जून है ना, तो इसका क्या हुआ? 6-7 हुआ। यस और नो? सभी को समझ में आया बात? तो उस समय क्या था? 113 बोले ना। और कन्वर्जन वाले समय में क्या है? कन्वर्जन कौन सा है? ये वाला है। इस वाले समय में इंडेक्स क्या है? 48 है क्या? 348 है। चलो आप समझ रहे हो? 348 कन्वर्ट होके जो आता वो करके निकाल लेते। अब बिजनेस इनकम का बात करते हैं। बिजनेस इनकम पीजीवीपी में क्या होता है? बिजनेस इनकम इसमें कितना लेते सर? बेचे कितना में वो बताइए? 6 लाख में बेचे, हाँ या ना बच्चों? तो सेल वैल्यू कितना है? 6 लाख माइनस फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दी डेट ऑफ कन्वर्जन। फेयर मार्केट वैल्यू कितना? 5.5 लाख। तो इसका मतलब 50,000 बिजनेस इनकम हुआ, हाँ या ना? और ये जो आता आप निकाल लेते, हम नहीं किए। हार्ड था क्या ये बात? सबको पल्ले पड़ गया टॉपिक? डन? दोनों समझ गए हम लोग? आगे बढ़े। एग्जाम्पल भी कवर कर लिए, इरेज कर रहे हैं आप। नोट करते समय इसको खुद से दिमाग लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। आओ एक और एग्जाम्पल। तुम समझ गया ना अमन? कौशिक पीछे, लास्ट बेंच, समझ गए हो? ठीक है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ बिजनेस इनकम आपसे पूछ रहे हैं। कैपिटल गेन आप सोच रहे इंडेक्सेशन से हार्ड हो जा रहा है या देखना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर दे रहे हैं और फिगर विगर चेंज कर रहे हैं, तो एक और प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तेरे से पूछ रहे हैं, कौशिक बताएगा। हम इसको चेंज कर रहे हैं, 1,60,000 कर दिए। आप स्टॉक इन ट्रेड में कब कराए? 2008 कर दे रहे, क्वेश्चन चेंज किए। ठीक है, बाकी सब चीज सेम है। और इसको चेंज कर दे रहे, फेयर मार्केट वैल्यू कर दे रहे हम 10 लाख। अब बिजनेस में उसको बेचे हैं मान लो 15 लाख। ठीक है, एग्जाम्पल सुन लिए, पूरा सुन लिए। मिस्टर कौन है यहाँ पे? कौ और सिक। दूसरा कौशिक है, बीमार रहता है आमतौर पे, कौशिक है। ठीक है, और ये अपना कार था इसके पास, पर्सनल। ठीक है, पर्सनल कार था जिसको ये खरीदा था 1,60,000 में। आपको मेरे को सिर्फ बता दीजिए बिजनेस इनकम में कितना टैक्स है, सॉरी बिजनेस बोल रहे, दोनों का बता दीजिए कितना कितना होगा। बताइए क्या क्या होगा।
फेयर मार्केट वैल्यू मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे? 10 लाख। क्या बच्चों? हाँ सर, यही होगा ना। अब आगे बढ़िए। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कितना इंडेक्स, 1,60,000 इंटू ईयर कौन सा लेंगे सर? 8-9 का लेंगे इंडेक्स, हाँ या ना? और यहां सॉरी ऊपर क्यों लिख रहे हैं, कन्वर्जन वाला लिखेंगे ना। यहाँ कन्वर्ट कब हुआ है? 23-24। एंड यहां पे क्या लेंगे? 8-9। डन बच्चों, ठीक है ना। कार क्या है? कार क्या है? कैपिटल एसेट्स नहीं है। ये पर्सनल कार अपना क्या किया था, बोले थे ना ये एग्जाम, ध्यान रखना इसको। तो ये ध्यान आपको नहीं देना भाई, कैपिटल एसेट्स होगा तभी ये देखना है, दिमाग लगाना। चलिए, ये एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूट के मैट में है, हम वहीं से धीरे से क्या किए, बोल दिए। तो कहां से कॉपी करेंगे? डन बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना है कैपिटल एसेट्स क्या है क्या नहीं। ये भी हो गया क्या, हम लोग स्टॉक इन ट्रेड का कन्वर्जन भी सीख लिए। आगे बढ़े, एक और टॉपिक है सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 में कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जमीन आपका अधिग्रहण कर ले रहा है, कंपलसरी एक्वायर कर ले रहा है, उस परिस्थिति में टैक्स क्या होगा? ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं भाई। हाईवे तुम्हारे जमीन से निकल रहा, ठीक है, अर्बन लैंड। अब उसको क्या किया गवर्नमेंट? टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर कर लिया हेमंत, टेक ओवर कर लिया जमीन को, और मुआवजा मान लो टेक ओवर किया है 22-23 में, एक्वायर कर लिया, कंपलसरी एक्वायर। अब 22-23 में आपका एक्वायर किया मुआवजा, लेकिन मिलते 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 थोड़ी रातों रात मिल जाता है, चलता है, जूता घिसिए। मुआवजा आपको जाके मिल रहा है 24-25 के दिन, टैक्स कब लगेगा? देख लो, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगा? ईयर ऑफ कंपनसेशन रिसीव, हाँ या ना? जब मुआवजा आपको मिला उस साल। कब एक्वायर किए, कंपलसरी एक्वायर गवर्नमेंट किया, वो नहीं, कब लेंगे? ईयर ऑफ कंपनसेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? कंपनसेशन जो आपको मिल रहा है। अब देखो यहां पर क्या बात है, गवर्नमेंट ऐसे कंपनसेशन नहीं देता, इंस्टॉलमेंट वाइज दे देता। पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, थोड़ा सा दे दिया, जैसे मान ले तय हुआ इसका, जब जमीन लिया गवर्नमेंट तो इसका मुआवजा तय हुआ कि भाई साहब आपको 60 लाख रुपया मिलेगा। अभी 10 लाख का चूरन लीजिए, बाद में देखते हैं आपको देंगे इंस्टॉलमेंट वाइज। सरकार के पास भी तो पैसा चाहिए। 10 लाख थमा दिया इसको, लॉलीपॉप 10 लाख का, ठीक है। टैक्स किस पे लगेगा, 10 पे कि 60 पे? और ये क्या लिखा हुआ है, इफ कंपनसेशन इज रिसीव ऑन इंस्टॉलमेंट देन एंटायर, आया ना, एंटायर कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जिस साल पहला इंस्टॉलमेंट लिया, आपके छाती पे चढ़ के गवर्नमेंट टैक्स पहले लेगा, मेरा हिस्सा पहले दे दे, 60 दिया गया है तो पहले मेरा हिस्सा दे दे, ठीक है। अरे मिलने तो दीजिए, नहीं नहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। एनहेंस कंपनसेशन इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एनहेंस अलग होता है, तुम उस मुआवजा से संतुष्ट नहीं है, तुमको जो 60 लाख रुपया मिल रहा है तो कम है, तो तुम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, खटखट, जो कि बंद है और बंद ही था थोड़ा दिन तक, बाद में जाके वो क्या हुआ, खुला है दरवाजा, और भाई साहब को न्याय मिला है। बृहस्पति में बोलता है न्याय, अगर कृष्ण वाला पढ़े कि नहीं, किसी दिन सुनाएंगे। तो क्या हो रहा है, एनहेंस कंपनसेशन अलग होता है, ये इंस्टॉलमेंट वाला मत जोड़ दीजिएगा उससे। इंडेक्स बेनिफिट कब का मिलेगा बच्चों, जिस ईयर कंपलसरी एक्वायर किया वहीं तक। मतलब फिर से देखिए क्या होगा, जब आप इंडेक्स लेते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो क्या लेते हैं, ईयर ऑफ, क्या होगा, हाँ, तो यहां ट्रांसफर के बजाय क्या यूज करेंगे, जब गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर किया वही ईयर लेंगे, डिवाइड बाय ईयर ऑफ एक्विजिशन जो है वो होगा, समझ गए। तो यहां पर 23 में आपसे लिया था तो 22-23 ही इंडेक्स यूज होगा, भले मुआवजा 24-25 को मिल रहा है, समझ गए क्या?
आगे बढ़े। एनहेंस कंपनसेशन क्या होता है? इज टैक्सेबल व्हेन कंपनसेशन इज, एनहेंस कंपनसेशन बता दिया, आप खुश नहीं थे, दरवाजा खटखटाया, आपका एनहेंस कंपनसेशन तय हुआ 20,000 रुपया, 20 लाख और तय हो गया। तो वो 20 लाख रुपया जो तय हुआ है उस पे नो सीओए सीओआई, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप तो ऑलरेडी क्लेम कर चुके होंगे इनिशियल कंपनसेशन में, हाँ या ना? इस वाले में तो आप क्लेम कर चुके होंगे ना, तो दोबारा माइनस करने देगा एनहेंस में? नहीं देगा। ठीक है, एक तो केस हार गया, टैक्स दे रहा ऊपर से, मतलब केस हारा, आपको ज्यादा देना पड़ा, बेनिफिट भी दोबारा दिलवा देगा? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं। अगर आप कोई एक्सपेंडिचर की है, भाई केस फेस लड़े हुए उस 20 लाख को पाने के लिए, जैसे इसको 60 तय हुआ था, ये बोला नहीं कम है, केस लड़ रहा, तो वो एक्सपेंडिचर माइनस करने मिलेगा। डन बच्चों। इंडेक्स ये सब चीज ऑलरेडी आप क्लेम कर चुके हैं, इसलिए नील है। लेकिन जो भी लिटिगेशन, जो एक्सपेंडिचर आप किए हैं एडिशनल कंपनसेशन के लिए, वो डिडक्ट करने मिल जाएगी। इफ एनहेंस कंपनसेशन रिसीव ऑन, देखो सर जैसे ये टुकड़ों में दिया सरकार, तो एनहेंस को भी तो टुकड़ों में दे सकता है ना। तो यहां पर क्या है, पढ़ो। इफ एनहेंस कंपनसेशन रिसीव ऑन इंस्टॉलमेंट देन इट इज टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव। ये जब टुकड़ा टुकड़ा मिल रहा है तो टुकड़े टुकड़ा पे जब जब मिलेगा तब तब टैक्स, क्योंकि इंडेक्स फिंडेक्स तो आप ले चुके हैं ना, वो झमेला है। ठीक है, समझ गए क्या? जैसे जैसे मिल रहा वैसे वैसे आप ईयर में टैक्स ले लीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऐसे नहीं मिलता है। जज साहब बमक गया, 20 लाख तय हुआ, गुस्सा हो गया, 53 साल का मेरा उम्र हो गया, केस लड़ते लड़ते और बुजुर्ग हो चुका है। कितना हो चुका है तुम? 75 हो चुका है, बहुत बूढ़ा हो गया है बेचारा। अब बोला है मुआवजा तय किए, ब्याज नहीं लेंगे, सूद समेत दिलवाइए। तो अगर ब्याज भी मिलेगा कंपनसेशन के ऊपर, अगर कोई भी डिले, ये चाहे डिले हो रहा है चाहे ये डिले हो रहा है, उसके ऊपर अगर ब्याज मिलेगा तो ब्याज भी टैक्स ले लेगा सरकार, हर चीज ले लेगा, प्राण भी ले लेगा एक दिन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन सच कंपनसेशन जो है, देन इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर कौन से हेड बोलिए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एनहेंस कंपनसेशन कैपिटल गेन, कंपनसेशन कैपिटल गेन, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो अदर सोर्स। लेकिन थोड़ा दया कर देगा, 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा आपको। मतलब इसको कैसे बोलेंगे, मींस आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इंटरेस्ट जो भी रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट जो भी आपको रिसीव्ड हुआ है इसका कंपनसेशन के ऊपर, बैंक का इंटरेस्ट का बात नहीं हो रहा है, इसका बात हो रहा है, लेस 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन। डन बच्चों, माइनस करने मिल जाएगा। ठीक है क्या, समझ गए? अब इसके ऊपर एक सम्स ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसके ऊपर लेंगे? अब एक मिक्स सवाल लेते हैं इसके और इसके ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक सम्स। तो ये वाला इलस्ट्रेशन आपको करने दिए थे और होप आप सभी से हो गया था, जिससे नहीं हुआ है आओ एक बार साथ में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर लिया आपका हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एक्स ऑन 7 अक्टूबर 2015। मतलब गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर कब हुआ है? 15 को। तो आपको इंडेक्स लेते समय, सुनिए क्या होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते समय क्या लेंगे आप? सीओए इनटू ऊपर में क्या हो जाएगा? 15-16 का इंडेक्स लेंगे। ठीक है, ईयर ऑफ ट्रांसफर में यहां पर क्या हो जाएगा? जब गवर्नमेंट एक्वायर किया, और नीचे में जब वो खरीदा था, दिस प्रॉपर्टी वाज परचेज ऑन अप्रैल 10 2007, 3 लाख में। तो यहां पर किसका इंडेक्स लेंगे? 7 और 8 का लेंगे। ठीक है, पढ़ते आगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रुपया दे रहा है? 16 लाख रुपया दे रहा है एज कंपनसेशन, आउट ऑफ विच ओनली 1 लाख रुपया इज रिसीव ऑन मई 2022। देखो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 15-16 में लिया, लेकिन मुआवजा कब दिया है आपको? 22 में दिया है। तो भाई ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी भी कौन सा, ईयर ऑफ टैक्स कौन सा होगा? 22-23 ही होगा। कितना? बाकी 15 लाख रुपया दूसरे साल मिला है। तो भाई एक इंस्टॉलमेंट में मिल गया तो पूरे अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? पहला सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 22-23 ईयर में वो
टैक्स लग रहा होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे? 16 लाख। सर दिया तो एक ही है। अरे यही तो नोट्स में पढ़ाए थे, हाँ या ना, इंस्टॉलमेंट वाला बात। जी सर, जी आप बता दिए थे। आगे बढ़े। सर कोई एक्सपेंस है क्या? आप पढ़ लीजिए एक बार, कहीं छूट ना जाए। बोल रहा है कि एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एक्स गेटिंग द कंपनसेशन 2000 रुपया। 2000 रुपया एक खर्चा किया है, तो ये माइनस हो जाएगा, 15,98,000 आ जाएगा, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। खरीदा कितने में था बच्चों? सर 3 लाख में। 3 लाख इंटू किसका इंडेक्स लेंगे? हम ऊपर बता दिए हैं आपको, ये रहा इंडेक्स का डिटेल। तो आप एक काम करिए, देख लीजिए 15, 16 और 7, 8 में क्या इंडेक्स था। 15, 16 में 15, 16 254 और 7, 8 में 129, 254 129, 254 129 कितना आया बच्चों? ये माइनस कर देते तो हमारा आ जाता। क्यों बच्चों? हाँ सर आ जाता। आगे क्या बोल रहा है पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है वो अपील कर रहा है। द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज एज पर ऑर्डर 2004 में, 1 अगस्त 2004 में एनहेंस कंपनसेशन फ्रॉम 16 टू 28, कि 16 से गवर्नमेंट कितना कर दिया, कोर्ट कितना कर दिया? 28, यानी करीब करीब 12 लाख ना, 12 लाख एनहेंस कंपनसेशन हो गया। 10,000 रुपया लीगल एक्सपेंस है। एक्स रिसीव एडिशनल कंपनसेशन कब? 15-25 में, यानी अब प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 25-26 हो जाएगा। उसमें एनहेंस कंपनसेशन टैक्स होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? सर 12 लाख। और कोई एक्सपेंडिचर किया है क्या? एक्सपेंडिचर किया है सर 10,000। और कुछ माइनस करने मिलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं सर, वो सब कभी नहीं मिलेगा। देख लीजिए, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील होगा। तो सम्स में समझ गए क्या? और क्या है? 11,90,000 हो जाता। अगर ये डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ एडिशनल कंपनसेशन रिसीव मिस्टर एक्स का बेटा, तो एनहेंस कंपनसेशन बेटे के हाथ में टैक्स हो जाता। बस यही था। हो गया क्या? ये भी हो गया। अब हम लोग एक टॉपिक में मूव होने वाले हैं कि अगर कैपिटल गेन आफ्टर एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर जब पढ़ा रहे थे तो इस पर चर्चा की, ठीक है, बोले थे कि आगे जाके हम लोग डीप में समझेंगे। तो कुछ लिस्ट ऑफ ट्रांसफर है जो एग्जेम्प्ट होता है। कैपिटल एसेट से ट्रांसफर हो रहा है उस समय कुछ एग्जांपल दे दे रहे, जैसे बाय गिफ्ट, बाय विल, दादा से पिताजी को, पिताजी से इनहेरेंट जो मिलते हैं, ऐसे करके और भी बहुत सारा है। एचयूएफ का है, अमलगमेशन से रिलेटेड। तो जो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर हो रहा है अभी तो एग्जेम्प्ट है। जैसे मेरे पास से एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, एक एग्जांपल दे रहे हैं, विवेक के पास गया, अगर वो एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है तो सेक्शन 47 में बताया हुआ है, क्या है बता। तो उस समय तो एग्जेम्प्ट था, आगे जाके ये भाई साहब बेच दिए, तब तो वही है एग्जाम ट्रांसफर। आगे जाके ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को कवर करना है इसके बाद, एंड सो ऑन। तो अभी के लिए इतना ही है। अब जितना पढ़े इन सब के ऊपर आपको एमसीक्यू, कुछ एमसीक्यू और कुछ सम्स देंगे, वो करके आना है आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही।